हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन हंटर। यदि आप किसी भी कंपटीशन यानी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अब आपका करेंट अफेयर्स का झंझट खत्म। इसके लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और यदि आप पहली बार आप हमारा वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारा रोज़ का करेंट्स अफेयर का सेक्शन, करेंट्स अफेयर टुडे के साथ साथ और कई सारे जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक्स इस पर अपलोड किए जाएंगे जो जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। तो जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया उन सभी भाइयों को, दोस्तों को दिल से धन्यवाद। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें। अधिक से अधिक लोगों को जुड़ने के बाद और इस पर कई तरह के टॉपिक लाए जाएंगे जीके का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मैं इसी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कितने अधिक से अधिक भाई मेरे दोस्त जुड़ते हैं। तो अभी करंट अफेयर का सेक्शन डेली लाया जा रहा है। और एक मेरे दोस्त, मेरे भाई पूछ रहे थे इसका पीडीएफ मिलेगा क्या सर। जी हाँ, पीडीएफ भी इसका दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैं दूंगा तो बता दूंगा कि हाँ आज से या कल से कब दिया जा रहा है। जब से दूंगा तब से बता दूंगा कि इसका पीडीएफ भी दिया जा रहा है, तो इसका पीडीएफ भी ज़रूर दिया जाएगा। तो आज है 19 फरवरी। 19 फरवरी का करेंट्स अफेयर सेक्शन आज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस की जयंती किस दिन मनाई जाती है। तो रामकृष्ण परमहंस की जयंती 18 फरवरी को मनाई जाती है। किस दिन मनाई जाती है? 18 फरवरी को। अब यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म कब हुआ था। तो रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1836 को। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले में हुआ था। पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले के कमरपुकुर गांव एक है, वहाँ पर एक गरीब ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये भी पूछ दिया जाता है वो किस स्कूल के थे। कभी कभी परीक्षा में देखते हैं पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध किस स्कूल के थे, तो वैसे ही रामकृष्ण परमहंस किस स्कूल के थे। तो ये एक ब्राह्मण कुल के थे और गरीब ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने इतना कुछ समाज को दिया कि आज भी इनको पढ़ा जाता है। तो हमको लगता है कि गरीबी सबसे बड़ा शिक्षक होता है, जो वहाँ से लोग सीखता है और जो समाज को देता है वो कोई और नहीं सिखाता। तो रामकृष्ण परमहंस के बारे में जो प्रमुख चीज़ें हैं वो तो मैं आपको बता दिया। उनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1836 को, पश्चिम बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले में। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि कई लोगों जो काफ़ी महत्वपूर्ण लोग हैं उनके बचपन का नाम पूछ दिया जाता है। जैसे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, तो वैसे ही रामकृष्ण परमहंस की बचपन का नाम क्या है। तो रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम है गजाधर चट्टोपाध्याय। कहीं कहीं गजाधर चट्टोपाध्याय और कहीं गदाधर चट्टोपाध्याय लिख दिया जाता है। तो अब जो भी हो, ये दोनों में से आंसर वहाँ पर टिक करें। तो ये थे रामकृष्ण परमहंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये नहीं कि करेंट्स अफेयर का सेक्शन देख रहे हैं तो इसमें केवल करेंट्स अफेयर का ही नॉलेज होगा। जी नहीं, कौन सा नॉलेज आपको कहाँ एग्जाम में काम देगा आपको भी पता नहीं चलेगा और आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इसलिए मैं करेंट्स अफेयर के अलावे भी बहुत सारी चीज़ें बताते रहता हूँ। इसलिए सुबह का जो करेंट्स अफेयर सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। करेंट्स अफेयर के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन का तो डिस्कशन कराया ही जाता है। इसके अलावा और काफ़ी सारे नॉलेज यहाँ पर होते हैं, इसलिए एकदम जरूर से ज़रूर ध्यान लगा के सुने। एक बार में क्लियर नहीं हो तो दोबारा वीडियो को देखें। अगला प्रश्न, व्हाट्सएप की तर्ज पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है। तो ऐप का नाम है संदेश। क्या ऐप का नाम है? संदेश। मैं आंसर को रेड कलर से कर देता हूं ताकि आप लोग ध्यान से देख सकें। व्हाट्सएप की तर्ज पर राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र द्वारा शुरू किया गया ऐप का नाम है संदेश। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट्सएप की तर्ज पर ही सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा ये ऐप क्यों लाया गया, और ये ऐप पहले भी लाया जा सकता था लेकिन अभी क्यों लाया गया। तो ये अभी इसका लाने का हाई टाइम था, यानी उपयुक्त समय था, क्योंकि व्हाट्सएप पर अभी एक नया प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में आता है। यदि आपके मोबाइल पर आ गया तो ठीक है, यदि नहीं आया तो आएगा। वो एक प्राइवेसी पॉलिसी लाया है कि आपका जो भी व्हाट्सएप पर आप अपना पर्सनल मैसेज करते हैं दोस्तों के साथ या किसी के साथ जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो व्हाट्सएप अब क्या करेगा। व्हाट्सएप फेसबुक का ही है। मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को खरीदने के लिए काफ़ी कीमत चुकाया था। तो क्यों खरीदा था? क्योंकि वो इससे पैसा अर्न करने के लिए। तो अब ये प्राइवेसी पॉलिसी उसका ये है, आपको उस पर एग्री करना पड़ेगा कि आपका जो भी डाटा है
व्हाट्सएप पर जो आप मैसेज करते हैं, चैट करते हैं किसी के साथ, वो फेसबुक के साथ वो शेयर करेगा और उस डाटा को फेसबुक बेचेगा और बेचकर पैसा कमाएगा। तो इस प्राइवेसी पॉलिसी को यदि आप एग्री करेंगे, वहाँ पर बताया जाता है कि आप एग्री करिए, नहीं तो 1 महीना के अंदर आपका व्हाट्सएप को बंद कर दिया जाएगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए इस पर एक याचिका भी, एक याचिका नहीं, बहुत सारी याचिकाएं दायर किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और उस पर बहस भी चल रहा है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो इसी को देखते हुए यदि ये ऐप को बैन भी किया जाता है, बहुत सारे चाइनीज ऐपों को बैन किया गया था, उसी तरह यदि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये हमारे देश के लोगों के लिए खतरा होगा, तो इस ऐप को यदि बैन किया गया तो उसके लिए भी कुछ एक ऑप्शन रहना चाहिए। तो फिर किस ऐप का यूज किया जाएगा? तो इस टाइप का ऐप ऑलरेडी बाजार में अवेलेबल है, टेलीग्राम ऐप, बहुत सारे लोग सिग्नल ऐप को भी अब यूज करने लगे हैं। महिंद्रा ग्रुप पूरा जो व्हाट्सएप पर चलता था उसको, जो भी उसके सूचना आदान प्रदान होता था, उसको आनंद महिंद्रा ने बंद करके सिग्नल ऐप को यूज करना शुरू कर दिया है। वैसे ही यदि भविष्य में बंद किया जाए व्हाट्सएप को, तो उसके लिए और बहुत सारे ऐप ऑप्शन में हो, इसीलिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने एक ऐप लाया है जिसका नाम है संदेश। अगला प्रश्न, सीरिया के लिए अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीरिया के लिए अगले भारतीय राजदूत के रूप में महेंद्र सिंह कान्याल को नियुक्त किया गया है। महेंद्र सिंह कान्याल, महेंद्र सिंह कान्याल को नियुक्त किया गया है। ये इससे पहले ये दूसरे देश में थे, वहाँ से हटाकर इनको सीरिया में लाया गया। सीरिया से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न भी अभी मैं बताया था 1-2 दिन पहले कि गवर्नमेंट ऑफ सीरिया ने ये अभी अपील किया था कि मतलब आपातकालीन मानवीय सहायता के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो जिसको भारत सरकार ने मानते हुए 2000 मीट्रिक टन चावल सीरियाई गवर्नमेंट को फ्री में दे दिया था। और अब वो सीरिया में भारत के राजदूत होंगे महेंद्र सिंह कान्याल। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र का उद्घाटन किया है? महाबाहु ब्रह्मपुत्र, जैसे ही ब्रह्मपुत्र आ जाए तो सोच लीजिए, और ऑप्शन में असम रहे तो असम ही टिक करना है, क्योंकि असम में ब्रह्मपुत्र नदी है। कुछ कुछ प्रश्न को आप अनुमान से ही पूरी तरह सही बना सकते हैं। तो महाबाहु ब्रह्मपुत्र। अब सवाल ये है कि इस योजना का नाम महाबाहु ब्रह्मपुत्र क्यों रखा गया? तो महाबाहु यानी कि बहुत सारी योजनाओं, बाहु मतलब एक भुजा होता है, महाबाहु मतलब बहुत बड़ा, यानी कि असम गवर्नमेंट के बहुत सारी योजनाओं को एक साथ लाया गया है और उसका नाम रखा गया महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये कहाँ पर है? असम में। महाबाहु योजना कहाँ शुरू किया गया? तो असम में शुरू किया गया, असम में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बिजली और शहरी क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे? तो ये केरल में। कहाँ पर करेंगे? तो केरल में करेंगे, केरल में। तो ये भी है कि ऐसे सवालों के जवाब में अक्सर लोग उलझ जाते हैं और गलती कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में आपको दे देगा, पहला तो ये केरला का है, तो ऑप्शन में केरल के मुख्यमंत्री का नाम रहेगा। दूसरा, बिजली मंत्रालय जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर, उसका नाम दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दिया जाएगा और इसी से रिलेटेड और नाम दे दिया जाएगा। इसलिए ऐसे प्रश्न को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है कि केरल में जो बिजली और शहरी क्षेत्र की प्रमुख परियोजना है उसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगला प्रश्न, किस देश के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने उड़ने वाली पहली हाइब्रिड कार को मंजूरी दे दी है? अमेरिका। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका के परिवहन विभाग के अंतर्गत ही आती है। उन्होंने उड़ने वाली कार को मंजूरी दी है जिसका मैक्सिमम स्पीड होगा 160 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वो कार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से उड़ सकती है, उसको मंजूरी दिया है अमेरिका सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, वाईएस जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो हैं वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको स्कॉच मुख्यमंत्री का अवार्ड दिया गया है। स्कॉच मुख्यमंत्री का जिसको भी अवार्ड मिलता है उसके बारे में सवाल जरूर आता है, इसलिए आपको इस चीज़ को याद रखना है। वैसे तो मैं पिछले वीडियो में बताया कि हर एक स्टेट के मुख्यमंत्री जो अभी हैं वर्तमान में, उनके बारे में पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि उस स्टेट का मुख्यमंत्री कौन है, और यदि और कोई मुख्यमंत्री चर्चा में रहे उनका उस प्रश्न को पूछने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो स्कॉच मुख्यमंत्री ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
पहले भी जिनको स्कॉच मुख्यमंत्री का अवार्ड मिला उसके बारे में कई सारे परीक्षा में पूछा गया, इसलिए इस बार किसको मिला है तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और ये जो स्कॉच ग्रुप के अध्यक्ष हैं वो समीर कोचर हैं, उन्होंने 16 फरवरी को जगन मोहन रेड्डी को ये अवार्ड दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने पीरामल ग्रुप को दीवान हाउसिंग फाइनेंस को अधिग्रहण को मंजूरी दी, यानी पीरामल ग्रुप अधिग्रहण करेगा, किसका करेगा, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। तो ये अधिग्रहण का मंजूरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था। तो पीरामल ग्रुप करेगा। पीरामल ग्रुप के हेड कौन है, ये भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पीरामल ग्रुप के हेड हैं अजय पीरामल। वो अब दीवान हाउसिंग फाइनेंस को ही कहीं कहीं शॉर्ट में लिख दिया जाएगा DHFL। क्या क्या लिख दिया जाएगा, DHFL, यानी कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसका अधिग्रहण अब पीरामल ग्रुप करने वाला है, क्योंकि 1 महीना पहले अभी इसके लिए अधिग्रहित करने के लिए बोली लगाया था, जिसमें पीरामल ग्रुप ने सबसे अधिक बोली लगाया। तो अब वो इसको अधिग्रहित करेगा। क्यों करेगा अधिग्रहित, क्योंकि इन्होंने बैंकों से भारी मात्रा में 91,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया था जो नहीं चुका पा रहा था DHFL ग्रुप। दीवान हाउसिंग फाइनेंस ने 91,000 करोड़ रुपये लेकर बैंकों और म्यूचुअल फंड्स को नहीं चुका पा रहा था, जिसके चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका अधिग्रहण करने के लिए बोली लगाया था, जिसमें अजय पीरामल ग्रुप ने सबसे अधिक बोली लगाया है, जो अब इसका अधिग्रहण करेगा और उस पैसे से बैंकों और म्यूचुअल फंड्स को कर्ज को चुकाया जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य ने पी धनशेखरन और एम श्रीधर को तमिलनाडु सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया। तो ये तमिलनाडु ही प्रश्न पढ़ने से ही पता चल जाता है। अगला प्रश्न, उपन्यास लास्ट प्रश्न है, द टेरिबल हॉरिबल वेरी गुड न्यूज के लेखक कौन है, तो मेघना पंत हैं। ये अभी पुस्तक रिलीज भी नहीं हुआ है, अप्रैल में रिलीज होगा, लेकिन अभी से ये पुस्तक काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, इसलिए इस पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप करंट अफेयर का नोट्स बनाते हैं तो उसमें भी इस पुस्तक के बारे में लिखें। पुस्तक का नाम है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। इसके लेखक हैं मेघना पंत, जो अप्रैल में रिलीज होने वाला है, और इसको पेंगुइन बुक हाउस ने प्रकाशित किया है।